कोरोना की तीसरी लहर का खौफ बना हुआ है। वहीं थर्ड वेव में बच्चों के संक्रमण को लेकर करोड़ों माता पिता को तीसरी लहर का डर सता रहा है। लेकिन आज हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं वो बच्चों को लेकर हर माँ बाप की टेंशन को कम कर देगी, क्योंकि काफी बच्चों को कोरोना हुआ और पता भी नहीं चला। इसका खुलासा दिल्ली और पटना एम्स में बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुआ। बच्चों में जो है यह डिजीज जो है माइल्ड है यूजुअली। कम से कम 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्लड में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तीसरी लहर में जो आशंका है, जो डर था कि बच्चे असर होंगे, बच्चे भर्ती होंगे, वही हालत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिले, ऐसा नहीं लगता। मेडिकल एक्सपर्ट्स को सुना आपने। देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हंसते खेलते कोरोना को हराएंगे बच्चे, ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में 6 साल से छोटे बच्चों को संक्रमण तो हुआ, पर वो बीमार नहीं पड़े। दिल्ली एम्स और पटना एम्स में 2 से 6 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल से पहले हुई स्क्रीनिंग में ये बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली एम्स में ट्रायल के लिए जितने भी बच्चे पहुंचे, उनमें से 55% में एंटीबॉडी पाई गई। एंटीबॉडी कोरोना संक्रमित होने के बाद बनती है। इसी तरह पटना एम्स में 60% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। किसी के शरीर में एंटीबॉडी बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हाल ही में वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। परिवार में भी कोरोना इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल करने के पहले बच्चे और पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री खंगाली जाती है। यानी इन बच्चों को कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गया पता ही नहीं चला। इनके परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं हुई, लेकिन अब इसका खुलासा वैक्सीन ट्रायल की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ। बच्चों में कई बार सिम्टम बहुत कम होते हैं। एक दिन में खांसी बुखार आएगा, 2 दिन का आएगा, माइल्ड होगा, चला जाएगा। लेकिन बच्चों में वो इन्फेक्शन, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से उनकी एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी। तो एंटीबॉडीज़ ये बता रहे हैं कि हमारे 50% बच्चों को तो कोविड ने असर किया है, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी, ताकत थी, उनमें इतना इम्यून सिस्टम अच्छा था कि उनका असर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हुए। कम से कम 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्लड में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, जबकि हिस्ट्री लेने पर उन बच्चों का किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं था, ना घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो ये एक अच्छी खबर है और हम डॉक्टर्स के लिए भी ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है, आम जनता के लिए भी, कि चूँकि ज़्यादातर बच्चे बिना किसी लक्षण के ही पहले से एंटीबॉडी शो कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसमें बच्चे उतने इन्फेक्ट ना हो जितना हम सोच रहे हैं, या फिर इतने सारे बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। वैक्सीन के ट्रायल से पहले स्क्रीनिंग में सामने आई ये गुड न्यूज वैज्ञानिकों को नई उम्मीद दे रही है। तमाम सीरो सर्वे की रिपोर्ट्स भी यही कहती है कि बड़ों की तरह बच्चे भी संक्रमित हुए। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी इसी तरह बनती रही तो तीसरी लहर इनके लिए खतरनाक नहीं होगी। और ये खुशखबरी करोड़ों पेरेंट्स के लिए संजीवनी साबित होगी, जिनके जहन में कोरोना की तीसरी लहर में अपने बच्चों के संक्रमित होने का डर सता रहा है। आइए अब आपको दिल्ली और पटना जैसे शहरों में सरकारी आंकड़ों में दर्ज संक्रमितों और सीरो सर्वे में बच्चों में मिली एंटीबॉडी के आंकड़े दिखाते हैं। दिल्ली में प्रति 1 लाख पर 7,239 लोग संक्रमित हुए, जबकि प्रति 1 लाख में 55,000 बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। वहीं पटना में प्रति 1 लाख पर 602 लोग संक्रमित हुए, जबकि प्रति 1 लाख में 60,000 बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। ये वो बच्चे हैं जिन्हें कोरोना तो हुआ पर इसका पता नहीं चला, यानी इनके शरीर की इम्यूनिटी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दे दी। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे बीमार पड़ेंगे, वो सुरक्षित ही रहेंगे। तो तीसरी लहर में जो आशंका है, जो डर था कि बच्चे असर होंगे, बच्चे भर्ती होंगे, वही हालत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिले, ऐसा नहीं लगता। लॉन्ग टर्म डाटा से नहीं लगता और शॉर्ट टर्म डाटा से भी हमें नहीं लगता, और ये एंटीबॉडीज़ होना ये अच्छी बात है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों को कोरोना हुआ और पता क्यों नहीं चला, तो इसका जवाब आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली और पटना एम्स के जुटाए आंकड़ों से जो 2 तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला, एम्स के आंकड़ों और हालिया सीरो सर्वे के आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दूसरी लहर के दौरान शहरों में आधे से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए। दूसरा, इतनी ज्यादा संख्या में संक्रमित होने के बावजूद छोटे बच्चे बीमार नहीं पड़े, इसलिए संभव है
कि उन्हें वैक्सीन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बच्चों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे और वैक्सीन गंभीर बीमार होने से बचाती है। इसीलिए मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वैक्सीन पर ट्रायल भविष्य के लिए जरूरी है। अभी जो है ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस होती कि बच्चों में वैक्सीन देने का कोई एडिशनल बेनिफिट है। हम पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, थर्ड वेव आएगा, बच्चों को ही ज़्यादा होगा, ये सुन के जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा है, पब्लिक हेल्थ के लोगों ने कहा है, कई पब्लिकेशंस आ गए हैं, सारे सीरो सर्वे बताते हैं, चाहे ICMR ने किया हुआ हो, हम लोगों ने पब्लिकेशंस किया हुआ है, वो ये बताता है कि बच्चों में जो है यह डिजीज़ जो है माइल्ड है, यूजुअली पता नहीं चलता। इसलिए एक परसेप्शन लोगों में है कि शायद हमारे बच्चे भी इन्फेक्ट नहीं हुए, जबकि फैक्ट ये है कि बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने एडल्ट हुए हैं। हाँ, बच्चों में चूँकि सीवियर डिजीज़ होती नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ माइल्ड होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि बच्चों को हो चुका है। तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई से भी ऐसी ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। माया नगरी में करीब 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। ये खुलासा BMC के चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। पॉजिटिविटी रेट 51.18% पाई गई। तो देखा आपने, बच्चों को कोरोना हुआ लेकिन पता भी नहीं चला। ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि एक तो बच्चों में मामूली लक्षण देखे गए और दूसरा कि उनमें एंटीबॉडी भी बन गए। मतलब आगे भी उनके लिए खतरा बेहद कम है। मुंबई में किस एज ग्रुप के कितने बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई, अब वो भी ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। सबसे ज्यादा 10 से 14 साल एज ग्रुप के 53.43% बच्चे संक्रमित हुए। 1 से 4 साल उम्र के 51.04% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई। 5 से 9 साल के बच्चों में यह आंकड़ा 47.33% था। 15 से 18 साल के बच्चों में 51.39% मिला। वहीं 1 से 18 साल के बीच बच्चों में 51.18% सीरो पॉजिटिविटी मिली। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक राहत वाली बात भी है। एंटीबॉडी बन जाने के कारण तीसरी लहर के दौरान इन बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो चुका है। कि जो थर्ड वेव का बात चल रहा है और उन पे बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर 50% बच्चे को एंटीबॉडीज डेवलप हो गया तो मुझे लगता है ये खुशी की बात है। यानी मुंबई में हमारे जो बच्चे हैं, ये रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उसका ये मतलब नहीं होता है कि घूमना चाहिए और लापरवाही बरतना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन आशंकाओं को निराधार बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित करेगी। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि कोरोना की दूसरी लहर में क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों में संक्रमण हुआ और उन्हें पता नहीं चला? अगर संक्रमण हुआ तो कितने फीसदी बच्चों में एंटीबॉडी बनी? तो आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। दूसरी लहर के दौरान WHO के सहयोग से एम्स दिल्ली, गोरखपुर, अगरतला, भुवनेश्वर और पुडुचेरी में सीरो सर्वे हुए तो करीब 53% बच्चों में एंटीबॉडी मिली और ये एंटीबॉडी सबसे ज्यादा 10 से 17 साल के बच्चों में पाई गई, यानी कि वो संक्रमित हो चुके थे। 1 से 4 साल एज ग्रुप के 42.4% बच्चे संक्रमित हुए। 5 से 9 साल के 43.8% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। 10 से 17 साल की उम्र के 60.3% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। देश के अलग अलग राज्यों में बच्चों में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां बच्चों में कोरोना संक्रमण का हाल देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में मार्च से मई के बीच 1,40,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। तेलंगाना में दूसरी लहर में 37,000 बच्चे संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश में 54,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। असम में 18 साल की उम्र के 34,606 बच्चे वायरस से संक्रमित थे। अब तक के सीरो सर्वे भी बताते हैं कि देश भर में बच्चों में संक्रमण की दर 50% से ज्यादा रही है। लेकिन बच्चों के माता पिता इससे अनजान रहे, क्योंकि बच्चों में बड़ों की तरह कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं दिखे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चों को कोरोना हुआ और पता क्यों नहीं चला? क्या वो एसिम्प्टोमेटिक थे या उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे? तो इस पर कोरोना की शुरुआत से ही मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते आ रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से बेहतर होती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चूंकि बच्चों में 5 साल की उम्र तक बहुत सारी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगाई जाती है, जिनमें फ्लू की वैक्सीन भी शामिल होती है, तो हो सकता है कि इन वैक्सीन के असर के कारण बच्चों पर कोरोना वायरस का असर कम हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जोर देकर कहा गया है कि बच्चों में कोरोना वायरस के मामले ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम बच्चों को ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और अगर ऐसी नौबत आई तो अस्पतालों में उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से, और जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज़ में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी परसेंट में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो। अब सवाल ये भी है कि अगर इतने सारे बच्चों में एंटीबॉडी डेवलप हो गए तो फिर वैक्सीन की जरूरत क्यों है? बच्चों के लिए वैक्सीन अगर जरूरी है तो फिर देश में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी? तो इसका जवाब है कि नौनिहालों को सुरक्षित करने के लिए कोवैक्सीन टीके का ट्रायल जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को भी टीका लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। जायडस कैडिला भी 12 से 18 साल तक के किशोरों के लिए वैक्सीन ला रही है। उम्मीद है कि ये भी जल्द मुहैया हो जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले भी ये कहा है कि बच्चों को टीका लगाने की कितनी जरूरत है, इस पर चर्चा भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच अहम बात यह है कि बच्चों में अगर एंटीबॉडी इसी तरह बनती रही तो तीसरी लहर इनके लिए खतरनाक नहीं होगी। पटना से रजनीश सिन्हा, दिल्ली से राहुल डबाल और मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कितना है, इस पर आपने रिपोर्ट देखी। लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सामने आई एक ऐसी रिसर्च जिससे तीसरी लहर का डर खत्म हो सकता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आई अच्छी खबर। कम हुआ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। दूसरी लहर से कमजोर रह सकती है तीसरी लहर। देश ने कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर पर जीत हासिल की है और अभी लोग दूसरी लहर के झटके से उभरे भी नहीं थे कि जानलेवा वायरस की थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा प्लस। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में सितंबर और अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ये करीब 98 दिनों तक रह सकती है। लेकिन आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल की रिपोर्ट राहत देने वाली है। मनिंदर अग्रवाल के दावे के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन पहली दो लहरों की तरह घातक नहीं होगी। इस दावे का आधार गणितीय मॉडल बताया गया है और इसमें कहा गया है कि 15 जुलाई तक मोबिलिटी पर सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए तो 3 परिदृश्य बन सकते हैं। तीसरी लहर कब आएगी इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि तीसरी लहर निर्भर करती है इस पे कि कोई नया म्यूटेंट जो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हो वो आ जाए, या लोग जो सावधानी बरत रहे हैं अभी वो सब छोड़ दें, जैसे मार्च में हुआ था इस साल, उस प्रकार से फिर से अपना उनका बिहेवियर हो जाए। तो ये कब होगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है, केवल अंदाज लगाया जा सकता है। पहले सिनेरियो में तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आ सकता है और ये पीक 3.2 लाख केस प्रतिदिन तक रह सकता है। दूसरे सिनेरियो में नए और अधिक इन्फेक्शियस वेरिएंट्स को ध्यान में रखा गया है। इसमें यह माना गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे और ऐसी सूरत में तीसरी लहर का पीक सितंबर में आ सकता है। इसमें हर दिन 5 लाख तक कोरोना के केस आ सकते हैं। तीसरे सिनेरियो में अंदाजा लगाया गया है कि अगर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध किए गए तो क्या होगा। इसमें तीसरी लहर का पीक कमजोर दिख रहा है। कड़े प्रतिबंध लगाने पर दूसरी लहर के मुकाबले पीक कमजोर होगा, लेकिन यह भी पहली लहर के पीक से 2 गुना यानी 2 लाख इन्फेक्शन रोज तक पहुंच सकता है। इन तीनों ही सिनेरियो से एक बात तो साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में आएगी जरूर, लेकिन वो पहली लहर से कम और दूसरी लहर के पीक के करीब तक पहुंच सकती है। हालांकि तीसरी लहर कब आएगी ये अभी तक साफ नहीं। मान लेते हैं कि अगस्त तक लोग सावधानी बरतना छोड़ दें और ये भी एक अंदाज
लगाया कि मान लें कि अगस्त तक नया म्यूटेंट भी आ जाए जो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हो, तब क्या होगा। 3 प्रकार के अनुमान हमने लगाए हैं। तो यदि नया म्यूटेंट आता है तब तीसरी लहर कुछ तेज दिख रही है, लेकिन फिर भी जैसे दूसरी लहर के मुकाबले आधी भी नहीं है, उससे भी कम है। अभी तक कोरोना के तीसरी लहर को लेकर हर कोई अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है, लेकिन आईआईटी के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल के दावे के मुताबिक दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काबू में रहेगी और जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की कमी पड़ी थी, तीसरी लहर में ऐसी स्थिति शायद ना हो और तीसरी लहर में पीक पर भी केस एक दिन में 5 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद से कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इस रिपोर्ट को किस आधार पर तैयार किया गया है और अभी ये अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बावजूद तीसरी लहर कमजोर रह सकती है। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने उसे भी साफ कर दिया कि आखिर उन्होंने इस रिपोर्ट को कैसे तैयार किया। इसमें 2 चीज़ें को ध्यान रखा गया है। एक तो जो अभी तक वैक्सीनेशन हो चुके हैं और भविष्य में जैसे वैक्सीनेशन प्लान्ड है, तो जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है वैसे वैसे उनमें इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक और भी फिनोमिनन है कि जो नया म्यूटेंट है डेल्टा वेरिएंट, ये पहले के वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है और इसके अनुसार फिर ये प्रेडिक्शंस किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तो उस समय देश के कुछ ही लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। इस वजह से दूसरी लहर ने घातक रूप अख्तियार कर लिया, लेकिन तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक बढ़ा दिया है। वहीं देश में वैक्सीनेशन ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सितंबर-अक्टूबर तक देश की 70% आबादी को वैक्सीन की सिंगल डोज भी लग जाएगी तो देश कोरोना की तीसरी लहर को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएगा। और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर लोगों ने सावधानी बरती तो भारत में दूसरी लहर से कमजोर रह सकती है कोरोना की तीसरी लहर। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, वैक्सीनेशन तेज है, लेकिन इसके बाद भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। भारत एशिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है, लेकिन अब भी पाकिस्तान से लेकर तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया तक हालात सामान्य नहीं है। कोरोना महामारी, जिसकी चपेट में आकर करीब 4 करोड़ लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। कोरोना आज भी आंख मिचौली खेल रहा है। दुनिया के सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचने का केवल एक ही इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। एशियाई देशों में वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में करीब 35 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में 1.63 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। तुर्की में 5.12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इंडोनेशिया में 4.41 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। फिलीपींस में 1.07 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। ईरान में 57.2 लाख डोज लगाई जा चुकी है, तो इराक में केवल 8.5 लाख डोज लगाई गई है। कोरोना महामारी को लेकर ईरान 5वीं लहर की तबाही झेल रहा है। ईरान में ये वायरस करीब 85,000 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। इसलिए ईरान ने एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 276 शहरों में गैर जरूरी कारोबार बंद रहेंगे। पार्क, रेस्तरां, सैलून, मॉल, स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ईरान में भी डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है, जबकि दक्षिण प्रांत में हालात खराब हैं। इंडोनेशिया में डेल्टा का प्रकोप। एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया चौथा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने देश के कई हिस्सों में 20 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। फिलीपींस हुआ सतर्क। फिलीपींस में कोरोना से लगभग 25,000 मौत हो चुकी है, लेकिन यहां अभी तक डेल्टा वेरिएंट नहीं पहुंचा है। फिलीपींस की सरकार ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले सभी देशों के लिए यात्रा प्रतिबंध 15 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। इराक में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। 4 करोड़ की आबादी वाले इराक में 2.5% से भी कम डोज लगाई गई है। ऐसे में इराक और ट्यूनीशिया में कोरोना का कहर रफ्तार पकड़ रहा है।
पाकिस्तान में चौथी लहर का वार। पाकिस्तान में 28 मई को डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। पाकिस्तान में ऐसे लोगों में डेल्टा का संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है जो हाल ही में खाड़ी देश की यात्रा करके लौटे हैं। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए चौथी लहर की आशंका के बारे में चेतावनी दी है। तुर्की ने बढ़ाई सख्ती। एशिया में तुर्की दूसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन तुर्की में रिकवरी रेट 96.97% के आसपास पहुंच चुका है। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए तुर्की ने हाल ही में बांग्लादेश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नेपाल और श्रीलंका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।